अच्छा, कोरोना वायरस की अगर बात करें, तादाद इस तरह से बढ़ रही है कि समझ में नहीं आ जाता, इंसान बौखला जाता है फिगर सुनकर भी, क्योंकि रात को सोने से पहले मैंने फिगर्स देखे थे 80,000 से ज्यादा थे। अब जब सुबह अपडेटेड है तो 85,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। और बात तो वही है कि वही हुआ जिसका पाकिस्तान में कोरोना कंट्रोल से बाहर हो रहा है, और यहाँ तक कि पाकिस्तान ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। चाइना जहाँ से ये पेंडेमिक आया था, जहाँ से बीमारी स्टार्ट हुई थी, और कोरोना से निपटने के लिए यकसा पॉलिसी अब तक ना बन सकी। सूबाई हुकूमतों और वफाक के दरमियान हम आहंगी का शदीद फुकदान है, और पहले दिन से आज तक कन्फ्यूजन चली आ रही है। और पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद कितने 82, हाँ जी, सिर्फ 24 आवर्स में 82 अमवात हुई हैं। और आपको याद होगा इनिशियली 1-2 अमवात से सिलसिला शुरू हुआ था, फिर 10-12 पे काफी दिन रहा, और एक दिन में 24 घंटों में 82 अमवात हुई हैं। नए केसेस में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, 4,688 नए मरीज सामने आए हैं। और अभी तो कितने ऐसे हैं जो घर में बैठे हुए हैं, टेस्ट नहीं करा रहे। आई नो अ फ्यू पीपल जो बुखार है उन्हें, और वो डर के मारे टेस्ट कराने नहीं जा रहे। जस्ट रिमाइंड यू, ये जब हम आपको फिगर्स बताते हैं तो ये ऑफिशियल फिगर्स होते हैं। अनऑफिशियली नंबर इज ट्रिपल टाइम्स मोर। मतलब आप इंडिपेंडेंट सर्विस में अगर देखें तो लाखों में नंबर्स हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हम आपको ऑफिशियल फिगर्स बताते हैं। A lot of people are not even getting tested। तो ये वो फिगर्स हैं जिनके मुसद्दका टेस्ट होकर उसके बाद रिपोर्ट आ चुकी है। मजमूई तौर पर केसेस की कुल तादाद 85,000 से ऊपर चली गई है, यानी पाकिस्तान ने कोरोना केसेस में चीन को पीछे छोड़ दिया है। माशाअल्लाह, जहां से ये वबा शुरू हुई थी, दुनिया में केसेस के हवाले से पाकिस्तान 17वें नंबर पर आ चुका है, जबकि चीन 18वें नंबर पर है। लेकिन वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन तकरीबन खत्म कर दिया है, और लोगों को खबरदार भी किया है कि अगर उनका गैर संजीदा रवैया जारी रहा तो सख्त लॉकडाउन कर दिया जाएगा। वफात भी उनकी कम हुई, कम लोगों की हुई, और जो मुतासिर हुए वो भी कम हुए। हमारे तखमीने से अभी भी बहुत कम हैं, क्योंकि हम इसको बड़े ऑर्गेनाइज और बड़े प्लान तरीके से इसको हम देख रहे हैं। तो मेरी ये आप आवाम से अपील है कि अभी भी वक्त है कि वो बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से इस ज़ाब्ते अखलाक पे तवज्जो दें, इस पे अमल करें, वरना हुकूमत मजबूर हो जाएगी कि इस लॉकडाउन को फिर सख्त करे। अच्छा जी, सिंध के वजीर कच्ची आबादी गुलाम मुर्तज़ा बलोच के बाद गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मियाँ जमशेदुद्दीन काका खेल, मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली शौकत चीमा भी कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए हैं। ये सिर्फ प्रोमिनेंट फिगर्स की हम बात कर रहे हैं। और मुर्तज़ा बलोच साहब के जनाजे की सूरत हाल जब मैंने देखी, फेसबुक भी काफ़ी शेयर हुई है, और उसमें खौफजदा सूरत हाल है, और लोग जुड़ जुड़ के खड़े हुए हैं, और बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, और सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज़ मौजूद नहीं है एक ऐसे शख्स के जनाजे में जिसका इंतकाल कोरोना वायरस से हुआ है। उसी चीज से हुआ है, तो इसी चीज से आप सीख लें अब्दुल्ला। ये जो आपको पता है ना कि हमारे पूरे कल्चर में है कि लोग क्या कहेंगे, वो एक एक्सट्रीम लेवल पे जा चुका है कि जनाजों में जहां कोरोना की वजह से हो रहा है वहां भी लोग शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। नहीं, शिरकत आप चले कर लें, लेकिन आप अपना तो ख्याल करें। मास्क नहीं पहना हुआ किसी ने, शिरकत ना करें। दीज आर अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, ऐसा कभी दुनिया में पहले हुआ नहीं, तो अब बदल जाओ। बलोचिस्तान के रुकने सूबाई असम्बली सैयद फजल आगा भी कोरोना की वजह से खालिक हकीकी से जा मिले। PTI के रुकने पंजाब असम्बली शाहीन रजा भी हमसे जुदा हो गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा मौला बख्शानी और बलोचिस्तान के मुशीर वराए खेल, सकाफत और सयाहत अब्दुल खालिक हज़ारा भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा, और ये वो लोग हैं जो एल्डरली हैं, ज़ाहिर है ये अपनी बड़ी उम्र के लोग हैं। इसके अलावा मारूफ TV अदाकारा रुबीना अशरफ और सकीना समो भी कोरोना वायरस की तशखीस इनमें भी हुई है, इनका भी कन्फर्म्ड केसेस हैं। और भी मुतादिद ऐसे लोग हैं, यासिर नवाज हैं, और मुतादिद दीगर एक्टर्स हैं। तो इतने ज्यादा नाम हो गए कि हमें याद भी नहीं रहते। दूसरा ये है कि ये लोगों से मिलना और जी कोरोना होना हुआ तो हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत तरीका नहीं है सोचने का, क्योंकि आपको तो शायद हो ही जाए, लेकिन आपकी वजह से बहुत लोगों को होगा। ये लोग क्यों भूल जाते हैं, इस बात की समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, अभी हमें ज्वाइन किया है वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह साहब, उनसे पहले बात करते हैं। अवैस कादिर शाह साहब, कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलने का पहले दिन ही ये नज़र आ गया है कि ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों ने हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत, यानी जो SOPs है, उन पर मुकम्मल अमल नहीं किया। एंड आई एम सॉरी, लेकिन एक्सपेक्टेशन भी कुछ ऐसी थी। तो क्या आपके पास भी यही रिपोर्ट्स आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत सी जगहों से हमें ये शिकायत मौसूल हुई हैं, और मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ चैनल के तवस्सुब से मैंने ये रिक्वेस्ट सब अवामी नुमाइंदों को भी की है,
ख्वाह वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, स्पेशली हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मिनिस्टर साहिबान हैं या MPA साहिबान हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज बनाया गया है कोरोना का CM साहब की तरफ से, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की है। और उसके अलावा भी मैंने अपने दूसरे जो भी हमारी सियासी जमातें असेंबली में हैं, वो अपोजिशन की भी हों, मैंने उनको भी कहा है कि ये हम सबका फ़र्ज़ है कि अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ नज़र आती है तो प्लीज़ पॉइंट आउट करें, हमें बताएं, हमारा काम है उस पर इम्प्लीमेंट कराना। शिकायत मौसूल हुई हैं, कानूनी कार्रवाई भी की गई है। जिन उन जगहों पे थोड़ी बहुत जगहों पे SOPs की वायलेशन देखी गई तो वहाँ पे कानूनी कार्रवाई भी हुई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, SSP साहिबान सब ऑन बोर्ड हैं, सब कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन कराना हमारा काम है और हम जब तक सब मिलेंगे नहीं, और मैंने ये रिक्वेस्ट अपने सिंध के अवाम से भी की है, अपने लोगों से भी की है कि प्लीज़ SOPs पे अमल दरामद के लिए हम सख्ती इसलिए कर रहे हैं कि ये आप सब की जानों की बात है। हमें आपकी, आपके प्यारों की, आपके बच्चों की जान बहुत अजीज़ है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये सारे इक़दाम आपकी सेहत और आपकी जान के लिए उठाए जा रहे हैं। शाह साहब, ताजरों वाला और बाज़ारों वाला तजर्बा तो हमें याद ही है। माशाल्लाह रमज़ान के आखिरी दिनों में क्या हाल था। हुकूमत के एक्शंस, वार्निंग्स के बावजूद SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा था। अवाम भी जिम्मेदार है, इनफैक्ट अवाम ही जिम्मेदार हैं। सब कुछ कोरोना से पहले वाले मामूल पर चल रहा है। अब ट्रांसपोर्ट का भी अगर यही हाल बनता है तो क्या करेंगे? कब तक कोई हतमी फैसला लेंगे? क्या काम ऐसे ही चलना है? क्योंकि ट्रांसपोर्ट में तो बहुत ही क्लोज कॉन्टैक्ट होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो ताजिर हजरात ने पिछली दफ़ा फैक्ट्रीज़ पे हुआ, फिर दुकानों पे हुआ, लेकिन अगर ऑल ओवर पाकिस्तान अगर आप देखेंगे तो फिर भी जो थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेशन हुई है वो सूबा सिंध में हुई है। उसका क्रेडिट ये है कि सिंध गवर्नमेंट को इसलिए जाता है कि हमने जो इनिशियल स्टार्ट किया, कैंपेनिंग स्टार्ट की, वीडियो मैसेजेस वायरल हुए सोशल मीडिया के थ्रू, आप लोगों की बहुत मेहरबानी कि आप लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ों को कवर किया, सारे मीडिया के दोस्तों ने, तो वो इम्पैक्ट ज़रा ज़्यादा यहाँ पे है और सब लोग समझ रहे हैं। बहुत सी जगहों पे फ्लॉज हैं लेकिन बहुत हद तक यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। और मैंने एक बात क्लियर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शायद मैंने कही थी, मुझे इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, लेकिन मैंने ट्रांसपोर्टर्स को बिल्कुल ये बताया था कि अगर SOPs की वायलेशन ज़्यादा बढ़ती गई तो हो सकता है कि हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर को दोबारा भी बंद कर दें, क्योंकि हम नहीं चाहते, हम किसी भी सूरत कभी नहीं चाहेंगे कि कोरोना जो है वो इतनी तेज़ी से फैले और ट्रांसपोर्ट उसका मेन ज़रिया हो फैलने का। प्रोफेसर कादिर शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। लेकिन जब आप लोग ये सारे कहते हैं ना कि जी हमने अपने बाकी साथियों से भी रिक्वेस्ट की है, ये जो टर्म है ना रिक्वेस्ट का, तो ये एक सजेशन होती है। जी हमने रिक्वेस्ट की है, अगर आप देखते हैं इस किस्म का तो फिर उस पर एक्शन ले। ऑर्डर्स होने चाहिए, मतलब ये अब तो टाइम ऑफ सजेशंस इज गॉन नाउ। अगर ये चीज़ें खुल ही रही हैं तो इतने स्ट्रिक्ट SOPs होने चाहिए कि कोई लीवे ना हो कि कोई इसको लैग करे या पीछे। नो अ फ्यू फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स जिनको अस्पताल जब वो लेके गए अपने मरीज को तो उनको अस्पताल में कहीं भी लेने से इनकार कर दिया गया क्योंकि देयर इज नो स्पेस इन हॉस्पिटल्स। हम ये बिल्कुल मानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना वायरस की वजह से अमवात की शरह पाकिस्तान में कम है, लेकिन जो सीरियस मरीज हैं उनके लिए अस्पतालों में कोई जगह नहीं है। इन सीरियस मरीजों में आपके हमारे वालिदैन, चाचा, मामी, ताई, कोई भी हो सकता है, नौजवान भी हो सकते हैं, किसी को भी जरूरत कहना है जज से। और आगे हमारे गेस्ट भी इंतजार कर रहे हैं कि हुकूमतें जो भी कर लें कि SOPs लगा दिए, यहाँ लॉकडाउन, वहाँ स्मार्ट लॉकडाउन, वहाँ आपने सब कुछ खोल दिया। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते अगर आपको कोरोना लग रहा है, क्योंकि अब आपको पता है कि ये किस तरह होता है। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, कितना मुश्किल काम है समझना और ये समझाना कि अगर आपको SOPs पर अमल दरामद कराना है तो आपको लॉ इंप्लीमेंट करके फाइन रखने पड़ेंगे, अदरवाइज कोई नहीं इंप्लीमेंट होने वाला है। बिल्कुल, वैसे तो मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शबानी साहब हमारे साथ हैं। लियाकत शबानी साहब, सबसे पहले तो वज़ीर आज़म की वाज़ेह हदायत के बावजूद बलोचिस्तान हुकूमत लॉकडाउन में इतनी रियायत नहीं दे रही जितनी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दी गई है। तो क्या आप लोगों के पास हालात इतने ख़राब हैं कि कोरोना और लॉकडाउन पर कॉम्प्रोमाइज़ जिसे कहते हैं वो नहीं करना चाहते आप लोग, या कोई और वजह है? मज़ीद 2 हफ्तों के लिए हमने लॉकडाउन, जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसमें एक्सटेंशन की है। तो उसमें हमने एक सख्ती ये की कि हफ्ते में 1 रोज़ यानी जुम्मे वाले रोज़ मुकम्मल लॉकडाउन होगा। अब हमने इसको मशरूत किया है शॉपकीपर्स, मार्केट्स में जो ताजिर तंजीमें हैं और पब्लिक के सपोर्ट के साथ, उनके ताउन के साथ, उनके SOPs पे अमल दरामद के साथ हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं आवाम को कि अगर हम मुकम्मल लॉकडाउन
को ज़्यादा रिलैक्स करते हैं तो उसका नुकसान ये होगा कि लोग इतने रिलैक्स माइंड में सेट में चले जाएंगे कि उनको ये लगना शुरू होगा कि शायद कोरोना का कोई बहुत बड़ा ख़तरा व ख़दशा मौजूद नहीं है। इसलिए हमने कुछ सख्तियाँ भी साथ रखी हुई हैं और SOPs पे जो अमल दरामद नहीं कर रहा उनको अरेस्ट भी कर रहे हैं। और हमने ये भी कहा है कि अगर ताजिर तंजीमों ने ताउन नहीं किया, SOPs पे प्रॉपर अमल दरामद नहीं किया, तो हफ्ते में जो एक दिन फ्राइडे जो मुकम्मल लॉकडाउन है इसको हम एक्सटेंड करेंगे। फिर ये 2 दिन होगा, फिर 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम मज़ीद लॉकडाउन करने पे मजबूर होंगे। तो ये आवाम के साथ, ताजिर तंजीमों के साथ एक मशरूत एक अरेंजमेंट है, उसके तहत हमने बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन भी नहीं दी और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं किया लॉकडाउन। अच्छा, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन इसमें ना ज़रा कन्फ्यूजन सी हो जाती है, इसलिए आप ये बता दीजिए कि इस वक्त आपके स्मार्ट लॉकडाउन में क्या कुछ बंद है, क्या खुला है, और जो बंद है वो कब तक बंद रहेगा? कारोबारी हजरात, ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये सब ट्रांसपोर्टर्स जानना चाहते हैं कि क्या प्लान है हुकूमत के पास। काफ़ी सेक्टर्स हमने रिलैक्स किए हुए हैं और बाकी जो सेक्टर्स हैं वो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि पब्लिक और ताजिर तंजीमों और शॉपकीपर्स की जो ताउन है उस पर डिपेंड करेगा। अगर ताउन करते हैं, प्रॉपर SOPs पे अमल दरामद करते हैं और हमें ये लगना शुरू हो जाता है, हमें डेटा ये सजेस्ट करने लगता है कि केसेस थम गए या कम होना शुरू हो गए, तब हम मज़ीद भी मार्केट में जो उनकी टाइमिंग है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। और अगर SOPs पे मुकम्मल अमल दरामद नहीं होता फिर टाइम जो है मार्केट्स में जो है वो कम करना शुरू कर देंगे। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का लियाकत शमानी। वैसे सारे इंडिकेटर्स यही बता रहे हैं कि ये बात थम नहीं रही, इनफैक्ट इफ एनीथिंग तो बढ़ रहे हैं केसेस, तो लिहाजा इसके बारे में भी सोच लेना चाहिए। और वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज, जियो फिल्म्स की डोंकी किंग ने टीवी प्रीमियर के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमें तो वैसे एक्सपेक्टेशन थी ही। दीगर एजाज़ात के साथ अब पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी प्रीमियर का एजाज भी डोंकी किंग ने अपने नाम किया है। बच्चों और बड़ों समेत हर उम्र के अफराद को डोंकी किंग ने अपनी जानिब मुतवज्जे किया रखा और डोंकी किंग को मजमूई तौर पर 3 करोड़ 68 लाख इम्प्रेशंस जो है वो हासिल हुए। और फिल्म के हिदायतकार अजीज जिंदानी ने भी अपने मद्दाहों को यकीन दिलाया है कि वो जियो के ताउन से मुस्तकबिल में भी डोंकी किंग जैसे तोहफे पेश करते रहेंगे। सो देयर इज अ लॉट मोर कमिंग अप। डोंकी राजा डोंकी राजा डोंकी राजा आजाद लग रही डोंकी राजा डोंकी राजा डोंकी राजा अब बजेगा सबका बाजा। अब मैं सही राजा बन के दिखाऊंगा। इंकी पिंकी वांगी इंकी पिंकी पॉन्की शेर नहीं अब डोंकी। हाँ डिंगा डिंगा डाडा डिंगा डिंगा डाडा मैं हूँ शेर शहजादा। अच्छा, आई लाइक दिस सॉन्ग बेटा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वाला गाना इंकी पिंकी पोंकी। मुझे सच बताओ, डू यू हम इट फॉर हुसैन? नहीं, आई डोंट एक्चुअली, बट जब आई थी तो तब शायद चल रहा था दिमाग पे भी और हमारे ज़हन वो तो खैर छाया हुआ है अभी तक हमारे ऊपर। तो देयर यू गो। और वैसे तो देयर इज नो वे। सुन लेना कोरोना वायरस से लड़ने के लिए डोंकी किंग की बात तो सुने, क्योंकि वो बड़ा मुतहर्रिक है तो... और डोंकी किंग आपको बताता रहता है, समझाता रहता है कि आपने किस तरह अपनी हिफाजत करनी है, और पर्टिकुलरली बच्चों को। और बच्चों को तो डोंकी किंग की बातें याद रहती हैं। और एक्चुअली बहुत से और लोगों की स्टेटमेंट सुने ना तो ज़्यादा स्मार्ट स्टेटमेंट डोंकी किंग की लगती हैं, बाकियों की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी को सुन ले। जो कि खासा उठा हुआ है, पाकिस्तान स्टील मिल से मुलाजिमीन को गोल्डन हैंडशेक देकर निकाला जा रहा है। तहरीक इंसाफ के एक और वादे की खिलाफ वर्जी होने जा रही। बदकिस्मती से इमरान खान की हुकूमत ही ये कर रही है। माजी में इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने वाजे किया था कि किसी सूरत कोई मुलाजिम स्टील मिल से नहीं निकाला जाएगा और इन्हीं मुलाजिमीन के साथ मिलकर ये मिल चलाई जाएगी। ये स्टील मिल हम कैसे ठीक करेंगे? मैनेजमेंट ला के, प्राइवेटाइज करके नहीं, मैनेजमेंट ठीक करके। और इसी नई मैनेजमेंट से ये स्टील मिल इंशाल्लाह फिर से नफा कमाएगी। स्टील मिल की जल्द से जल्द निजकारी की जाएगी। दानियाल अजीज साहब, आप भी इधर मौजूद हैं, हम भी इधर मौजूद हैं। हमारा वादा यह है कि स्टील मिल को दोबारा चलाकर दिखाएंगे, रियासत के इख्तियार से चलाकर दिखाएंगे। आपका दावा यह है कि निजकारी करके दिखाएंगे। ये सब वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं, साल के बाद निकाल कर देखेंगे कि किसका वादा पूरा हुआ।
और ये रिकॉर्ड कर रहा है तो भाई रिकॉर्ड कर लो, ताकि अगर इस बात से मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो कल आप ये दिखाकर मुझे शर्मिंदा कर सको, टीवी पर चलाओ, फेसबुक पर चलाओ कि ऐसा तुमने तो ये कहा था, वादा क्यों नहीं पूरा करते। वादा मैं आपके साथ ये कर रहा हूं, और ये सिर्फ स्टील मिल के मजदूरों के साथ नहीं बल्कि खास तौर पे स्टील मिल के मजदूरों के साथ। अगर कल पाकिस्तान के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत होती है और खुदा ना खास्ता नहीं होगा ऐसा, लेकिन खुदा ना खास्ता स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा, मैं तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। अच्छा जी, अब ज़रा बता रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के 9,100 मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने की असूली मंजूरी दे दी है। गोल्डन हैंडशेक दिए जाने वाले मुलाजमीन को तमाम वाजिबात अदा किए जाएंगे। गोल्डन हैंडशेक मंसूबे की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट से ली जाएगी और सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री इस सिलसिले में पहले ही फैसले दे चुकी है। मुलाजमीन को वाजिबात की अदायगी के लिए वजारत ख़जाना 20 अरब रुपए फराहम करेगी। देखिए बात ये है कि इस बात से कतई नजर के फैसला ठीक है या गलत है, इतने बड़े बड़े दावे और वादे जब किए जाते हैं और उसके बाद उन दावों और वादों से यूं मुकरा जाता है तो फिर आवाम सवाल उठाते हैं और फिर ये भी कहा जाए कि ये बातें रिकॉर्ड कर लें, बाद में चलाइएगा। और तो अच्छा किया कि रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि यही सवाल तो हमने करना भी है। हमारे साथ इस वक्त है रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ हलीम आदिल शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, क्योंकि सवाल बहुत से हैं, जैसे कि अभी हमने सारे क्लिप्स दिखाए हैं और बड़ा कैटेगोरिकली खान साहब ने और उनकी सारी कैबिनेट जो है रहनुमा PTI, उन्होंने यही कहा कि आप याद रखें कि ऐसा कभी नहीं होगा। और आज हम देख रहे हैं कि 9,100 मुलाजमीन स्टील मिल्स को गोल्डन हैंडशेक देके फारग किया जा रहा है। देखिए, तो ये ECC की मीटिंग हुई है, अभी इसको फेडरल कैबिनेट में जाना है और फेडरल कैबिनेट जब अप्रूव करती है, नहीं करती है, किस अंदाज में करती है, क्या चीज़ों में उसमें मॉडरेट करती है, किस चीज़ को तब्दील करती है, तो उसके बाद हम एक सियाको सबाक में सारी सूरत आएगी। लेकिन आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं, जो स्पीचेस हैं, जो बातें हैं, पूरे मुल्क के लिए इसी किस्म की सोच है, सोच थी, सोच रहेगी। लेकिन हमें देखना चाहिए कि जिन लोगों ने स्टील मिल को तबाह किया वो लोग आज कहाँ खड़े। जब बात कर रहे थे तब भी तो तबाह ही हाल थी ना स्टील मिल। एंड ऑल्सो ECC को चेयर भी करते हैं, हुकूमती रहनुमा होते हैं। इंटेंट की बात हो रही है, अगर ऑलरेडी इंटेंट अगर ऐसी हो जाए तो फिर आगे से इसको पास कराना तो मुश्किल नहीं होगा। देखिए, अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर फेडरल कैबिनेट में बैठे हुए हैं, ECC में हमारे वफी शेख साहब ने इसको किया है। लाजिम बात है, फाइनेंशियल लोग फाइनेंशियली देख रहे होते हैं कि क्या चीज़ वायबल। और दूसरा, अगर गोल्डन हैंडशेक देने की बात होती है तो उसमें भी उसी तरफ जाया जाएगा जहाँ के मुलाजिम भी मुतमईन होंगे, जो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इसने फेडरल कैबिनेट में जाना है, वहाँ तमाम चीज़ों पर गौर किया जाएगा जिसकी निशानदेही आप कर रहे हैं, जिसकी निशानदेही हम करते हैं, जो कि वहाँ के मुलाजमीन के जो मैं समझता हूँ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ऊपर फेडरल कैबिनेट में, चूँकि वहाँ अवामी नुमाइंदे दीगर मौजूद होंगे, वहाँ डिस्कस होगा। और मैं समझता हूँ मुल्क को आगे बढ़ना है, मुल्क के इदारों को चलना है। PIA का अशर आपने देख लिया कितने लॉस में था, कहाँ था, और अलहम्दुलिल्लाह वही PIA प्रॉफिट के अंदर जा रहा है। आप सब देख, इन लोगों ने तो लूट मार की। पिछले अदवार में जो लोग रहे स्टील के लोग, स्टील टाइकून, अभी पिछले बार पे नहीं जाएंगे, क्योंकि जब PTI हुकूमत में आई और उससे पहले भी 1 करोड़ नौकरियों के वादे किए गए थे, मतलब वो तो वादे बिल्कुल दूर की बात है, अभी तो नौकरियां जिनके पास थी उनसे भी ली जा रही हैं। तो ये बिल्कुल निगेट हो रही है ऑल द प्रॉमिसेस दैट PTI हैड बीन मेकिंग। और इसके अलावा बेरोजगारी का आलम भी हम सबके सामने। PTI ने खुदा न खास्ता कोई वादा नहीं था कि 144 अरब रुपए इस वक्त में दी जाएंगी, लेकिन जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बन जाती है, टाइम टू टाइम डिसीजन होते हैं। इस सूरत हाल में, कोरोना की सूरत हाल में 144 अरब रुपए 120 खानदानों को दिए गए हैं, उनकी जिनको जो बेरोजगारी पे थे। और मैं समझ रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले तो नौकरी सिर्फ दे देना हल नहीं होता, मुल्क को भी चलाना, और इंशाल्लाह नौकरियां मिलेंगी। आप देखिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खुल रही है,
तो जिस अंदाज से हर तरीका होता है, और वो ये नहीं था कि सरकार में नौकरियां भर्ती कर दी जाएंगी, माहौल मुल्क में ऐसा पैदा किया जाएगा। अच्छा, माहौल तो अभी तक नहीं पैदा हो सका, और जाहिर है शेख साहब हम समझते हैं कोरोना वायरस की भी वबा है और पूरे दुनिया की इकोनॉमी डाउन है। वी अंडरस्टैंड ऑल दीज डायनामिक्स, बट एट द सेम टाइम हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जब किसी भी इदारे से तमाम मुलाजिमीन को फारिग करने का फैसला किया जाता है तो या तो वो इदारा बंद ही किया जा रहा होता है या उसे कहीं बेचा जा रहा होता है। तो ये जो फैसला हुआ है इब्तदाई तौर पर उसूली मंजूरी हुई है, इसमें क्या फर्दर डिटेल है? क्या ये ज़ाहिर स्टील मिल से अगर कोई भी नहीं होगा काम करने वाला तो इदारा या तो आगे बेचा जा रहा होगा या रैप अप किया जा रहा होगा? देखिए जी, मैंने बताया ईसीसी की डिसीजन है ना, फाइनेंस बेस्ड। अभी कैबिनेट में जाना है, हमें भी पता चलेगा, पार्टी में भी डिस्कस होगा, पता चल जाएगा। लाजिम डे टू डे एक चीज आपके पास है, उस पर डिस्कस कर रहे हैं, फर्दर मजीद चीजें आएंगी, हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और मैं आपको पिछले बार में जो रोका, मैं कह रहा हूँ कि नौकरियां कुछ सरकारी इदारों में नहीं बांटनी थी कि जिस तरीके से दीगर गवर्नमेंट मुल्क में हालात पैदा करने थे। मुल्क जैसे आए, पहले कभी मौलाना साहब निकल आते हैं, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो इस अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्शन ठीक है हमारी। इतने बुरे हालात के अंदर भी, इस वक्त के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर ने जिस अंदाज से कौम के साथ खड़े हुए हैं, लोगों को संभाला है, हमारे निचले तबके को संभाला है, हमारे मजदूर पेशा तबके को संभाला है, उसकी फिक्र की है। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह जो बेरोजगारी हमारी दूर होगी, उस मसले को बड़े पैमाने पर हल किया जाएगा। तरीकाकार अपना अपना होता है। लाजिम जब आप मैदान में उतरते हैं तो पता होता है कि कहाँ से कोई तूफान आ जाए तो कैसे निपटना है, हालात खराब हो तो कैसे देखना है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी वादे थे हमारे वो पूरे होने जाएंगे। ये बहुत डुबियस किस्म की ये बड़ी डबल वो बात होगी कि वादे पूरे किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। आप सिर्फ ये बता दें कि प्लान क्या है स्टील मिल्स के लिए? आर यू प्लानिंग, आगे हुकूमत प्लान कर रही है इसको बेचने का, इसको ओवरहॉल करना है? सारे मुलाजमीन तो निकाल दिए, मतलब करना क्या है? तो थोड़ी सी आप एक डायरेक्शन हमें बताएं। या फिर ये फैसला वापस भी हो सकता है जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी तो गौर होना। देखिए सवाल करना जियो का हक है, जवाब देना मेरा हक है। उसको आप डूबियस समझिए या मैं सवाल को ट्रिकी समझूं, मैं कहना चाहता हूँ अभी ईसीसी ने एक फाइनेंशियल एक प्लान दिया है। उन्होंने सिर्फ फाइनेंस को देखना होता है, उन्होंने नहीं देख, जैसे हमारे कोरोना के अंदर डॉक्टर सिर्फ मरीज को देखते, वो नहीं कहते कौन भूखा पड़ा हुआ है। जब फेडरल कैबिनेट में आएगा उसके बाद हमें भी पता चलाएगा। अभी तो पहला दिन है, इंशाल्लाह हम बताएंगे। और कोई ऐसी चीज नहीं है जो खामोश रखी जाए, और जो होगा कौम के मुफाद में होगा, मुलाजमीन के मुफाद में होगा, स्टील मिल के मुफाद में होगा, पाकिस्तान के मुफाद में होगा। कोई पीछे इसके लिहाज लालची टाइप बंदे नहीं होंगे कि किसी को बेचनी है, किसी को जमीन बेचनी है, किसी को स्टील बेचनी है, किसी को फर्नेस बेचनी है। अगर कुछ होगा तो कौम के लिए, और जिसमें सबसे पहले जो मुलाजमीन है उनके हवाले से अगर जिसको जो काबिल कबूल होगा, जिसमें उनके लिए बेहतरी होगी, जिसमें वो बेचारे हर रोज देख रहे हैं। मैं खुद इनके साथ बैठा हूँ, सारे धरनों में मैं बैठा रहा हूँ स्टील मिल के गेट के ऊपर। उनको हम नहीं छोड़ सकते, ये हमारे इलाके में है, मलीर में है स्टील मिल। मेरा इन 9000 लोगों से डायरेक्ट वास्ता है, राब्ता है। ये बेचारे परेशान है, लेकिन हम इनको लावारिस नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इनके लिए वो फैसला होगा कि इंशाल्लाह जो मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा। चलें, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। शेख साहब शुक्रिया, आपने यकीन दहानियां काफी कराई हैं कि अभी तो ईसीसी में फैसला हुआ है, उसके बाद काबीना में आएगा, फैसला डिस्कस होगा। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन अपैरेंटली उसूली तौर पर मंजूरी तो दे दी गई है। आप देखिए। अच्छा जी, ये तो हमने ऑब्वियसली आपसे बात करनी थी और that's it. हाँ जी, this thing is that अब आंखों में ही आपको बात समझानी है, eyes need to be really expressive now। बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको बताएं कि कराची तैयारा हादसे की इब्तदाई तफ्तीश में अब तक बराह रास्त किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। बज़ाहिर हादसे की कई वजूहात हैं और तैयारे के कप्तान की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक एक ख़त एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन की जानिब से PIA के शोबा सेफ्टी के जनरल मैनेजर को लिखा गया और ख़त में बताया गया कि लैंडिंग के वक्त तैयारे की बुलंदी मुकर्ररा हद से ज़्यादा थी। कंट्रोलर्स ने 2 मरतबा कप्तान को हिदायत दी कि तैयारे को बाएं जानिब यानी 180 डिग्री पर ले जाएं ताकि ऊंचाई कंट्रोल हो सके, मगर कप्तान ने बात नहीं मानी। लैंडिंग के वक्त तैयारे की रफ्तार 250 नॉट से जायद थी, जो मतलूबा रफ्तार से जायद है। एक सवाल ये भी है कि जहाज को पहली मरतबा लैंडिंग की इजाज़त किसने दी? पायलट्स एसोसिएशन ने पहले ही खदशा जाहिर किया था कि हादसे का मलबा तहकीकात से पहले ही कप्तान पर डाला जा सकता है। दूसरी जानिब तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए 26 मई को एयरबस कंपनी के 11 टेक्निकल एडवाइजर्स फ्रांस से कराची पहुंचे थे, जो अब तहकीकात मुकम्मल करके फ्रांस रवाना हो चुके हैं।
ज़राए के मुताबिक उनका कहना है कि ज़राए का कहना है कि एयरबस टेक्निकल एडवाइज़र तैयारा हादसे की हतमी रिपोर्ट फ्रांस में तैयार करेंगे और लेट्स सी कि उसमें क्या हक़ाइक़ सामने आते हैं। अब तक जो डिटेल है और जो भी रिकॉर्डिंग जो आपको व्हाट्सएप पे भी सभी ने सुन ली है, जो सोशल मीडिया पर भी है, उससे क्या नताइज अख़ज़ किए गए हैं और फ्लाइट डेटा भी सबके पास मौजूद है। तारिक अबुल हसन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे हम मालूम करते हैं। हाँ तारिक, सबसे पहले तो यही बात बता दें कि अब तक कराची तैयारा हादसे की जो तफ्तीश, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, मीडिया पर आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के काम पर नज़र डाली जा रही है। तो क्या इब्तदाई तौर पर यह तयन हो सका है कि जिम्मेदारी किस पर आ सकती है? सिविल एविएशन अथॉरिटी के एयर ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, उनकी जानिब से एक ख़त PIA के चीफ पायलट फ़्लाइट सेफ्टी को लिखा गया है और ये बहुत गैर मामूली ख़त है। इसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि हादसे का शिकार होने वाली PIA की परवाज़ के पायलट ने मुतअद्दिद मौक़े के ऊपर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत को नज़रअंदाज किया और एक तरीके से तासुर दिया गया है कि पायलट ने अपनी मनमानी करते हुए तैयारा लैंड करने की कोशिश की गई। ये इस किस्म का ख़त है कि माजी में हमें इस किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती कि अभी जबकि तहक़ीक़ात जारी हैं, एक अहम इदारा यानी सिविल एविएशन अथॉरिटी जो कि रेगुलेटर है, वो इस तरह का ख़त जो है वो लिख कर जो अपनी साइड है यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की साइड है, उसको सेव करने की कोशिश दिखती है। तो माजी में हमें इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती कि इस तरह आप ख़त लिख कर एक इदारा दूसरे पर जिम्मेदारी डाल दे, जबकि तहक़ीक़ात जारी हैं और अभी इस किस्म की कोई बात सामने नहीं आई। अगर इस तरह की कोई चीज़ थी तो उन्हें जो तहक़ीक़ाती बोर्ड है उसके सरबराह को लिखना चाहिए था, जो शवाहिद है वहाँ देने चाहिए थे। इस तरीके से एक ख़त जो है वो एयरलाइन को लिखकर पायलट के ऊपर उसकी ज़िम्मेदारी डाल देना और फिर इस ख़त को एक तरीके से मीडिया में लीक भी कर देना, तो ये इस पूरे मामले को एक बददियानती के तनाजुर में देखा जा रहा है। अच्छा, फुटेजेस वगैरह और जो तैयारा हवा में उड़ रहा था जिस वक्त गिरने से पहले, उस पर भी इंजन के नीचे स्क्रीचेस के वाज़ेह निशानात। हादसे के फौरी बाद बहुत सी थ्योरीज सामने आई कि शायद परिंदा टकरा गया, इंजन की खराबी की बात हुई, फिर ये भी कहा गया कि एक इमारत मुकर्ररा ऊंचाई से ज़्यादा थी, तैयारा ज़रा नीचे था। तो क्या थ्योरीज हैं, ये तमाम थ्योरीज मुस्तरद की जा चुकी हैं? देखें, कोई भी थ्योरी मुस्तरद नहीं होती है। जब भी जितने मुमकिन चीज़ें हो सकती हैं जिनका आपने जिक्र किया, ये भी और इसके अलावा भी, तो जो भी तहक़ीक़ कर रहे हैं, जो इदारा जिसे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो बनाया गया है, इसके जो मेंबर्स हैं वो हर पहलू से एक एक चीज़ का जायज़ा लेंगे और उसके बाद फिर जो है वो एक एक जो इम्कान हो सकता है उसको रद्द करेंगे या कबूल करेंगे और उसके बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जब ये कहा जाता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के लोगों का नाम भी आ रहा है, तो इसके बाद ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या अब भी वही लोग इसी मसरूफ़ कराची एयरपोर्ट का निज़ाम देख रहे हैं या फ़िलहाल उन्हें तब्दील कर दिया गया है या फ़िलहाल उनको छुट्टी दे गई है कि कुछ देर के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, जब तक ये क्लियर नहीं होता आप घर पे बैठे। तो क्या पता चल सका है इस बारे में? देखें, जो तरीक़ेकार रहा है वो ये कि उस मौके के ऊपर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उस फ़्लाइट को डील कर रहा होता है जो कि हादसे का शिकार हो जाए, तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, उसे उस सीट से हटा दिया जाता है और उसके बाद वो तहक़ीक़ात के अमल में जो है वो उससे तफ्तीश वगैरह की जाती है। और दूसरा एक और भी होता है कि जहनी तौर के ऊपर भी वो थोड़ा सा प्रेशर में आ जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि इतने सारे लोगों की जानें जो हैं वो उस हादसे के अंदर ज़ाया होती हैं। इसके बावजूद कि उससे ट्रैफिक कंट्रोलर का इस मामले के अंदर किरदार रहा हो या ना रहा हो, लेकिन तरीक़ाकार यही है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को मुअत्तल कर दिया जाता है कुछ अरसे के लिए, जब तक कि उससे तहक़ीक़ात का अमल मुकम्मल ना हो जाए और फिर उसके बाद उनका एक टेस्ट होता है, नफ्सियाती तज्ज़िया होता है और उन्हें जब तक वो ज़हनी तौर पर अपनी ड्यूटी को अंजाम देने के लिए तैयार ना हो, उस वक्त तक जो है वो उनसे काम नहीं लिया जाता है। शुक्रिया आपका तारिक अबुल हसन। वैसे इसकी अल्टरनेटिव थ्योरी एक ये भी हो सकती है, जहाज़ के हादसे की थ्योरी नहीं हम बयान कर रहे हैं, कि शायद इसलिए ख़त लिखा गया हो ताकि बाकी तमाम पायलट
पायलट्स को आगाह किया जा सके या सेफ्टी को बाकी पायलट्स की इंश्योर किया जा सके कि तमाम दीगर लोग जो जहाज़ उड़ा रहे हैं वो इन चीज़ों को ज़रूर मलूज़ खातिर रखें जो उस खत में निशानदही की गई है। हाँ, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी होगा, तो ऊपर से अलहदा खत लिखने की और अपने आप को से जिम्मा हटाने की बात, एनीवे इट इज। और सवाल ये भी है कि जिन चीज़ों की खत में निशानदही की गई है कि अगर उसकी स्पीड मुकर्रर हद से ज़्यादा थी तो पहली दफ़ा उससे लैंड करने की इजाज़त कैसे दी? तो उसमें तो सवाल फिर आप पे वापस आ जाता है ना कि ये क्यों हो गया नहीं देता या ओके नहीं करेगा तो कैसे लैंड करने दिया गया अगर उसकी स्पीड ही ज़्यादा थी? और बिसाइड्स जो ना रहे अब दुनिया में, उस पर इल्ज़ाम डालने की कोशिश करना भी बहुत बुरी बात है, और जो कि अक्सर कोशिश यही होती है बिकॉज अब वो पायलट भी नहीं रहे तो उन पर डाल देना कि शायद ये पायलट्स एरर हो। इन्होंने अपने स्टेटस प्रोफाइल्स ब्लैक कर दिए हैं और ऑब्वियसली ब्लैक लाइव्स मैटर और बड़े पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ ने भी किए हैं। हर किसी ने किया, कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक इक्वल पॉलिसी हो, यकसा पॉलिसी हो। जब इधर भी कोई इनजस्टिस इस किस्म की होते हुए देखें या इस रीजन में देखें या इंडिया में देखें, पाकिस्तान में देखें, उस पर भी बोलें, उस पर भी अपना काला स्टेटस कर लें और इसी तरह आप बोलें। मतलब एक अमेरिका में क्या हो रहा है, ऑल्दो हर चीज़ का ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है और हमें भी फ़र्क पड़ता है, ज़रूर उसका भी साथ दें। पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन अपने आप भी गिर देखें और उसके लिए भी और उसके लिए आवाज़ उठाएं। अच्छा, तो खामोशी ना उस पे लें। हाँ, आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि हुकूमत ऑनलाइन मवाद की रेगुलराइजेशन के लिए कवानीन बनाने की तरफ चल पड़ी है। आज़ादी इज़हार राय और ऑनलाइन हरासानी के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना कोई छोटा चैलेंज नहीं होगा। हुकूमती अहदेदारों ने ऑनलाइन ईज़र रसानी एक्ट 2002 पर पहला मुशावरती इजलास 4 जून को होना है और मज़कूरा एक्ट की काबीना से मंजूरी के बाद फरवरी में सोशल मीडिया पर इस पर सख्त तनकीद की गई थी। जब ये पहली बात सामने आई थी तो खासा क्रिटिसिज्म हुआ था। वज़ीर आज़म ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत का ऐलान किया था। मई के आगाज़ में PTA ने अपनी वेबसाइट पर एक्ट के मुतनासिब कवानीन को बेहतर बनाने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक सवालनामा जारी किया था जिसमें स्टेक होल्डर्स और आवाम से भी राय तलब की गई थी। मार्च में 100 से ज़ायद इंसानी हकूक़ के इदारों और कारकुनों ने हुकूमत के साथ उस वक्त तक मुशावरत करने से इनकार कर दिया था जब तक हुकूमत ने इसको मनसूख नहीं करना, और इसी मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी फिर ज़ेरे समाअत है। और हाई कोर्ट ने आखिरी समाअत में वफाकी हुकूमत, वजारत कानून और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जवाब तलब करते हुए हुकूमत को मीडिया रेगुलेशन के कवायद को नाफिज करने से रोक दिया था। ये सारी बात हुई थी। अच्छा जी, इसी पे ज़रा बात करते हैं क्योंकि इस पर बहुत से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ज़ाहिर है आज़ादी इज़हार राय की पहले ही जो मुल्क में सूरत हाल है वो सबके सामने है और दुनिया भी उस पर क्वेश्चन मार्क उठा रही है। तो हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात जनाब अहमद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब, आपने वक्त दिया। अहमद साहब, आपने इस पूरे मामले पर मुशावरत शुरू कर दी है, अब तक क्या अहम उमूर और अहम मशवरे सामने आए हैं, ज़रा हमें आगाह करें कि अब तक प्रोग्रेस हुई क्या है? देखें, कानून के हवाले से बात करने से पहले मैं थोड़ा सा पस मंज़र जो है वो सोशल मीडिया के हवाले से देना चाहूँगा। देखें, इंसानी तारीख़ में इंसान के लाइफस्टाइल के ऊपर टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो या वो गाड़ी हो या रेडियो हो या टेलीविज़न हो। और इसका जो ईजाद से लेके आम आदमी तक पहुंचने का जो सफ़र है वो 50 साल से लेके 100 साल तक होता है। और ये इतना लंबा सफ़र जो है ये इंसान को इस बात की इजाज़त देता है कि वो उस नई टेक्नोलॉजी से जो लाइफस्टाइल के ऊपर तब्दीलियां आ रही हैं उसके साथ बतदरीज एडजस्ट होता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी आई कि जिसने इस एवोल्यूशन प्रोसेस को फॉलो नहीं किया और वो सोशल मीडिया है। अगर हम 2005 में फ़ेसबुक के आगाज़ को सोशल मीडिया का आगाज़ तस्लीम करें तो तकरीबन 5 से 10 साल के अंदर दुनिया की आधी आबादी सोशल मीडिया के ऊपर आ चुकी थी, उसको इस्तेमाल कर रही थी। यानी इसमें एवोल्यूशन नहीं हुई, एक हैपनिंग हो गई और उसकी वजह से दुनिया जो है वो या सोसाइटीज़ या ममालिक जो हैं वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से अभी तक उनको एक चैलेंज है कि इसको कैसे हमने हैंडल करना है। अब मैं इसके एक इम्पैक्ट की तरफ आऊँगा। ठीक है, आज दुनिया की तकरीबन 4 अरब आबादी और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 8 करोड़ लोग जो हैं सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी ओपिनियन देने के लिए। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और आज हर बंदा जो है अपनी ओपिनियन का इजहार करता है। हर बंदे के हाथ में एक माइक है और वो अपनी बात को लोगों को सुनाना चाहता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है।
लेकिन मसला उस वक्त पैदा होता है जब आप एक कमरे के अंदर अगर 10 लोग हों और 10 के 10 जो हैं वो अपनी ओपिनियन देना चाहें लेकिन सुनना ना चाहें, उससे क्या होगा, एक केओस पैदा होगा। और उस केओस में फिर जो शख्स ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करेगा या ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करेगा या अगर वो गाली गलौज की तरफ जाता है तो शायद उसकी आवाज़ ज़्यादा सुनी जाएगी और उसके ऊपर तालियां भी बजनी शुरू हो जाएंगी। इससे एक कल्चर जो है वो जन्म लेता है मुआशरे के अंदर कि जब आप किसी के ऊपर बिलो द बेल्ट अगर आप बात करेंगे या बदतमीज़ी करेंगे या आप गाली गलौज करेंगे तो उसमें ज़्यादा आपको फॉलोइंग मिलती है। तालियां बजने का मतलब यही है कि आपकी रीट्वीट्स होंगी, आपके शेयर होंगे, आपकी लाइक्स होंगी, आपके इतने हज़ार इतने लाख आपके फॉलोअर्स हो जाएंगे। तो ये एक बड़े खतरनाक कल्चर को जन्म देता है। अहमद जवाद पाकिस्तान जी, अहमद जवाद साहब जी, आपसे और भी कुछ बातें पूछनी है। जैसे कि खतरनाक कल्चर की जो आप बात कर रहे हैं, मतलब इस तरह तो आप एक प्लेटफॉर्म मिल गया, बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें कहेंगे, बट किन टॉपिक्स पे रोका जाए उनको और किन टॉपिक्स पे बोलना दिया जाए, इसको तो कंट्रोल करना तो नहीं चाहिए। बिकॉज ये फिर आज़ारी राय जो होती है, अजहार करना अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में हैम्पर करता है कि किस टॉपिक पे बात हो रही है। बिकॉज देयर आर सो मेनी टॉपिक्स जिस पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और बातें हो रही होती हैं। दूसरी बात, आपने रोजनामा द न्यूज़ में ऑनलाइन कियोस्क के नाम से एक मजमून भी लिखा था जिसमें आपने एक दूसरे की राय बर्दाश्त करने पर जोर दिया था और आपने लिखा है कि अग्री टू डिसएग्री का असूल तो कहीं खो चुका है। सोशल मीडिया और नो सोशल मीडिया अग्री टू डिसएग्री का असूल वैसे ही हम खो चुके हैं। तो लिहाजा अब इस मीडियम में जाके उस चीज़ को सिखाना और उसको गाइडलाइंस दे के कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये एक अजीब डायरेक्शन में भी जा सकता है। जी बिल्कुल, आपने बहुत पर्टिनेंट बात की है। बर्दाश्त, अगर हम अपने मज़हब से अगर इसका आगाज़ करें तो कुरान पाक में इसके बारे में मुतअद्दिद जो हैं आयात हैं कि जिसमें बर्दाश्त के बारे में, आहिस्तगी से बात करने में, और अगर आपके साथ कोई अगर बदतमीज़ी करता है तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, आपने उसको भी जो है सलाम करना है। ये तो हमारा मज़हब हमें कहता है। अब एग्री टू डिसएग्री जो है ये वही बात है कि जहाँ पे हर शख्स अपनी ओपिनियन देना चाहता है लेकिन ओपिनियन सुनना नहीं चाहता, और जो उसके जहन के अंदर जो एक ओपिनियन फॉर्म कर जाती है उससे अगेंस्ट अगर वो कोई ओपिनियन देखता है तो वो उसको रिजेक्ट करता है, और उस रिजेक्शन के अंदर जो है इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है जब उसको एक फोरम मिलता है सोशल मीडिया के ऊपर, और जहाँ पे कुछ लोग उसकी उस बात के ऊपर तालियां बजाते हैं, कुछ उसको डिसएग्री करते हैं, और वहाँ पे एक इंटेंसिटी उसकी बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे आ जाती है कि बर्दाश्त उसमें से गायब हो जाती है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो कि एक बड़ी आबादी वाला मुल्क है, आज 8 करोड़ लोग जो हैं माइक हाथ में लेके मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आप जिस मौजू के ऊपर भी बात करना चाहते हैं आपको आज़ादी होनी चाहिए। अगर आप हर मौजू पे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डाइवर्स ओपिनियन क्या है, लोग किस तरह से सोच रहे हैं, इसकी इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन गुफ्तगू के नॉर्म्स होने चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए, और उसमें एग्री टू डिसएग्री, मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूं लेकिन मैं आपकी बात को बर्दाश्त करूं। ये नहीं कि मैं अगर आप मेरे से कोई ऐसी बात कहें जो कि मेरी ओपिनियन से मैच नहीं करती तो मैं आपको कोई फतवा दे दूं कि आप काफिर हैं या आप जो हैं शुरू कर दूं या आपको धमकियां देना शुरू कर दूं। बहुत शुक्रिया आपका अहमद जवाद साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। और बाय द वे लॉकडाउन के दौरान भी एक सर्वे सामने आया है जिसमें ऑनलाइन हरासानी के वाकयात में बेपनाह कई गुना इजाफा हुआ है, क्योंकि आई डोंट नो। हाँ, लेकिन लॉज एंड रूल्स बनने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिलेक्टिव हो। और कभी कभार हमने देखा है कुछ ऐसे लॉज रूल्स बन जाते हैं जो कि बड़े एक डायरेक्शन में चले जाते हैं और एक किस्म की आवाज़ को बंद करने के लिए मिस यूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दैट नीड्स टू बी सीन कि मिस यूज़ फिर इस किस्म की कोई चीज़ ना हो। मास्क के पीछे चेहरे के तासुरात नज़र नहीं आते, लेकिन अब आंखों ही आंखों में बात समझनी और समझानी पड़ेगी। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। गलत फहमियां भी पैदा हो सकती हैं ऐसे। लेकिन कौन समझता है कि पहले ऐसा नहीं होता था।
मतलब सोचने वाली बात तो ये है कि क्या ये अब होना स्टार्ट हुआ है या पहले भी होता था। मतलब आंखों से तो बातें कब से हो रही हैं, लेकिन कोरोना ने दुनिया को नए रंग में डाल दिया है। जरा पहला एक्सपीरियंस होगा आंखों तो ट्राई मारे फिर आप। अच्छा जी, खुशी का इजहार हो, गुस्से का या फिर हैरत का, आजकल चेहरे के तमाम तासुरात का इजहार सिर्फ आंखों से हो रहा है और लगता है ऐसा है कि अब दुनिया में आंखों के जरिए बातचीत मामूल बन जाएगी। मतलब आंखें तो बातें करती ही हैं और हमेशा से करती थी, लेकिन अब इट्स गोना बिकम द नॉर्म, क्योंकि कोरोना ने मास्क को अब जिंदगी का हिस्सा बना दिया है। तो क्या आपको नजर क्या आता है? आंखें नजर आती हैं। और कोरोना ने लोगों से मुस्कुराहट छीनी तो नहीं, लेकिन मुस्कुराहट को मंजिर से गायब जरूर कर दिया। हम कितनी शायरी करना स्टार्ट हो गए, छुपा दिया है। अभी तो शायरी आनी है, अभी तो आपने भी कुछ आपसे कुछ शेर सुनने हैं हमने। अब आपको मुस्कुराने के लिए भी आंखों का ही सहारा लेना होगा और आंखों के जरिए ही इजहार पर मुख्तलिफ रिवायात भी मौजूद हैं और मगरबी यूरोप में आंखें मिलाकर बात करना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। पाकिस्तान और कई एशियाई ममालिक में बड़ों के सामने नज़रें झुकाए रखने को ज़रा अच्छा तहजीब याफ्ता समझा जाता है। लातीनी अमेरिका में चेहरे के तासुरात को ख़ास अहमियत हासिल है, जिन्हें अब मास्क ने छुपा दिया है और सारा काम आंखों से करना होगा। उर्दू शायरी में ख़ास तौर पर आंखों का बड़ा तस्करा है। अच्छा। और शुअरा ने हज़ारों अशार आंखों पर कहे हैं, तो आप ज़रा कुछ सुनाएंगी? हम मैं क्यों सुनाऊंगा, आप कह रहे हैं कि उर्दू शायरी में तो आप जानते हैं फिर। अच्छा, लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, तेरी आंखों ने तो कुछ और कहा है मुझसे। अब्दुल्ला, ये के ट्रक के पीछे पड़ा था? नहीं हुमा, क्या हो गया आपको? अगला शेर अहमद फराज साहब का। अच्छा। उसकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, सोने वालों की तरह जागने वालों जैसी। ये अच्छा है। I really like that. How about अखियों से गोली मारे, वो कैसा है? गुस्ताखियां माफ। आपने मतलब हर चीज़ में थोड़ा सा वो डालना है, इसमें आप फन एलिमेंट भी ला सकते हैं। इतना सीरियस होने की इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन और एक और है, उसकी आंखों को गौर से देखो। हाँ देखो, मंदिरों में चिराग जलते हैं। मुझे हंसी आ रही है। अब्दुल्ला, शेर बहुत अच्छा था, आपकी डिलीवरी पे हंसी आ रही है। सॉरी, यू आर लाइक सो सीरियस अबाउट इट। माहिर नफ्सियात अभी तो मैंने हमारे साथ एम्फेसिस ही नहीं किया, इसीलिए मैंने निदा खान को मैंने इनवाइट कर ली है जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम निदा, अब जब हर एक मास्क लगाकर फिर रहे, चेहरे के जो तासुरात हैं वो ऑब्वियसली अब गायब हो गए, उस तरह तो नजर आ नहीं रहे, तो आंखों से ही जो है वो मूड समझना पड़ेगा। ये कितना मुश्किल हो सकता है और क्या ये मुमकिन भी है कि मतलब आप सेंस कर लें कि व्हाट द अदर पर्सन इज फीलिंग थ्रू द आईज? मुमकिन तो है लेकिन मुश्किल है। अब जैसे मैंने कहा था, आईज आर विंडोज टू द सोल, तो आंखों से बहुत कुछ पता चल जाता है, लेकिन हमारी आदत नहीं है कि हम आंखों की तरफ ध्यान दें। हमारी आदत हो गई है ज़िंदगी में कि हम लोगों के लफ्ज़ों पे पहुंच जाते हैं या लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन पे पहुंच जाते हैं, कोई मुस्कुरा रहा है या नहीं मुस्कुरा रहा, तो बस आदत छूट गई है। लेकिन अगर हम बच्चों में देखें तो बच्चों के आंखों में बहुत कुछ दिखता है, क्योंकि वो बच्चे काफ़ी ओपन होते हैं। तो जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है तो हम थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश करते हैं लेकिन अपने चेहरे को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आंखों से हमेशा सच दिख जाता है। तो इट्स पॉसिबल लेकिन मुश्किल है। अच्छा निदा साहब, ये फरमाइएगा कि आप कोरोना और लॉकडाउन के इस दौर में हम लोगों को नफसियाती तौर पर बड़े चैलेंजेस का सामना भी रहा है और अभी भी ज़ाहिर है हम गुजर रहे हैं, अभी तो पीक है पाकिस्तान में। आने वाले वक्त के लिए ख़ुद को जहनी तौर पर मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, अपने अंदर कैसे मुस्बत तब्दीलियाँ लाई जाएँ? अंदर मैं कहूँगी कि तब्दीली बाहर से अंदर आती है। अंदर वाली तब्दीली तो जैसे आपने कहा था बिल्कुल सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, लेकिन ज़रूरत है कि हम अपने आप को लव्ड वंस के साथ सपोर्ट करें। वी शुड सराउंड आवरसेल्व्स अपने लव्ड वंस के साथ। कम्युनिटी बहुत अहम चीज़ है, लोगों को एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी का अपना तरीका होता है एंग्जाइटी मैनेज करने का, लॉकडाउन मैनेज करने का। लोगों का बड़ा शौक है कि मैं तो ये कर रही हूँ लॉकडाउन में, मैं तो वो कर रही हूँ। देयर इज़ नो कंपैरिजन। हर किसी की ज़िंदगी उनकी अपनी ज़िंदगी है, तो कंपेयर ना करें और अपने आप को उन लोगों के साथ सराउंड करें जो आपके लिए नरिशिंग हो। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया निदा खान हमसे बात करने का। एक चीज़ जो मैं सोच रही थी, अब आंखों से अगर बातें करनी है तो काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं, तो बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब जिसको आपने स्माइल नहीं देनी और मुतासिर नहीं आप चाहते कि वो आपकी तरफ मुतवज्जो हो, तो उसको स्माइल ना दे देना कहीं, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन हो जाती है ना, बिकॉज सडनली ऑल योर एक्सप्रेशंस आर अप हियर। अब्दुल्ला, गुस्से का दोस्त हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आंखें खोलो, वो कहते हैं इतनी खुलती हैं। अच्छा जल्दी से मुंह पे रखें, हम ब्रेक भी ले रहे हो, मुझे गुस्से का एक्सप्रेशन आंखों से करके दिखाएं। अच्छा।
गुस्से का हाँ करो ना। मेरी तो आंखें इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी आंखें हैं। पंजाब हुकूमत के चौथे चीफ सेक्रेटरी भी इख्तलाफात सामने आ गए हैं। खबरें गर्म हैं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक ने वज़ीर आला पंजाब के अहकामात को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक उस्मान गुज़दार ने वज़ीर आज़म इमरान खान को अपनी रिजर्वेशंस बता दी हैं। उस्मान गुज़दार को लगता है कि जवाद रफीक सिर्फ नून लीग से वाबस्ता अफराद को पोस्टिंग दे रहे हैं। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला की तरफ से सिफारिश करदा अफसरान की तैनातियों के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए हैं। और वज़ीर आज़म ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तब्दीली के लिए नामों पर गौर शुरू कर दिया है। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अब तक आपको याद दिला दें कि पंजाब में 3 चीफ सेक्रेटरीज और 4 इंस्पेक्टर जनरल पुलिस तब्दील किए जा चुके हैं। और हुकूमत ने निगरान दौर में लगाए गए चीफ सेक्रेटरी अकबर दुरानी को हटाकर यूसुफ नसीम खोखर को तैनात किया था। बाद में मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान को तैनात किया गया और उन्हें 23 अप्रैल 2020 23 अप्रैल 2020 को हटाकर जवाद रफीक को लाया गया। और अब 1 माह बाद ही उनकी तब्दीली की बातें भी हो रही हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? 2 साल में तो यही सिलसिला जारी है, अब आगे आने वाले 3 साल भी क्या यही होता रहेगा? जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंसारी साहब, जवाद रफीक साहब को पंजाब की ब्यूरोक्रेसी की बागडोर संभालने अभी चंद हफ्ते, इनफैक्ट 4 हफ्ते मुश्किल हुए हैं और उनके और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात ख़राब होने की खबरें भी सामने आ रही लगी हैं। तो क्या मसला बना है, क्या रिजर्वेशंस हैं वज़ीर आला साहब को? ये कुछ लॉबीज़ हैं जो काम करती हैं। ये सियासी पार्टियों में भी मुख्तलिफ लॉबीज़ होती हैं, ये ब्यूरोक्रेसी में भी मुख्तलिफ लॉबीज़ होती हैं। तो उन्होंने ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा इख्तियार किया कि जी यूसुफ नसीम खोखर को लाया जा रहा है और जवाद रफीक जो है वो मान नहीं रहे वज़ीर आला पंजाब की बातें, वो क्योंकि वो मुस्लिम लीग दौर में मुस्लिम लीग की हुकूमत के बहुत करीब थे और वो मुस्लिम लीग के जो चहेते जो ऐसे अफसर हैं उनको लगाया जा रहा है, इसलिए वज़ारत से उनका तनाज़ा पैदा हो गया। जबकि ऐसी अभी कोई बात नहीं है, बल्कि ये कह लें कि ये बात अभी शुरू हो सकती है क्योंकि एक ऐसे ग्रेड 21 के अफसर जो डीजी खान के कमिश्नर भी रहे, वो वज़ार साहब के बहुत करीब हैं। तबादलों के बारे में उनसे मशावरत भी की जाती है। हो सकता है कि अगर ऐसे कुछ नाम सामने आए कि जो अच्छे ऑफिसर ना हो, उनको जवाद रफीक लगाने से इनकार कर दें, जो अच्छे उनको वो ख़ुद लगा लें। क्योंकि जवाद रफीक जो हैं वो ख़ुद भी एक अच्छी शोहरत के ऑफिसर हैं। वो पंजाब में रहे हैं, कमिश्नर लाहौर रहे, उन्होंने डिंगी में बहुत काम किया, सेक्रेटरी हेल्थ रहे, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में चले गए और तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सेक्रेटरी मुवासला जैसे ओहदे पे रहे। तो ये मुमकिन बाद में हो सकता है कि ऐसा कहा जाए कि भाई क्योंकि इन्होंने जो अफसर कहे थे चीफ मिनिस्टर ने वो नहीं लगाए। अच्छा अंसारी साहब, जब से हुकूमत पंजाब आई है ये तो साफ जाहिर है कि अब तक उनकी ब्यूरोक्रेसी से मुकम्मल सेटिंग नहीं बन पाई। तो अब भी ऑब्वियसली बेहतरीन टीम की तलाश जारी है। उन्हें तो बुनियादी झगड़ा क्या है, एक्सपेक्टेशन या डिमांड क्या है, हुकूमत ब्यूरोक्रेसी से चाहती क्या है जो अभी तक उनको मिल नहीं रहा? जिस तरह इमरान खान चाहते थे उसी तरह उन्होंने ब्यूरोक्रेसी नहीं किया। उनको कहा कि आप जानिबदार ना हो, गैर जानिबदार रह के काम करें। तो लिहाजा इमरान खान जो हैं, जिस तरह उन्होंने कहा, जब उन्होंने किया तो शिकायतें पैदा हुई। तो मसला गवर्नेंस का भी नहीं है, मसला कोई और भी नहीं है। काम जो है हुकूमत के बजट आता काम हो रहे हैं, तरक्याती काम भी हो रहे हैं, हॉस्पिटल से काम भी हो रहे हैं, सड़कें भी बन रही हैं। लेकिन मसला सिर्फ यहाँ है, जिस दिन ये मसला हल हो जाएगा कि मेम्बरान असम्बली के ऐसे काम शुरू हो जाएंगे जो वो अपने हलकों के लोगों से चाहते हैं। इतना भी ऐसा भी नहीं चाहते कि वो आउट ऑफ द वे कोई गैर कानूनी काम कराना चाहते हैं। वो छोटे मोटे तबादले हैं, वो ऐसा जोर डालते हैं। और अभी आपने देखा होगा एक पॉलिसी आ गई है गालबन कि जो पहले मुख्तलिफ महकमे इम्तिहान के ज़रिए करते थे अपना भर्तियाँ, उन्होंने कहा कि जो मुतलका महकमे हैं वो ख़ुद अपना निज़ाम वज़ा करें, उसके लिए करें। तो लिहाजा ये उसी तरफ आ रहे हैं। जब ये काम शुरू हो जाएंगे तो गवर्नेंस भी ठीक हो जाएगी, ब्यूरोक्रेसी भी ठीक हो जाएगी। बस ये मसला है। बहुत शुक्रिया आपका रईस अंसारी साहब। और जाते हम टाइम तो ख़त्म हो गया है। केरला में, इंडिया में एक हाथी को जो गांव का रुख किया था, उसने एक अनानास दिया गया, पाइनएप्पल दिया गया, उसके अंदर आतिशबाजी वाला मवाद भर दिया गया और वो अनानास उस हाथी के मुंह में फट गया। और वो हाथी मादा हाथी थी, वो शी वाज प्रेग्नेंट एज वेल। और उस वक्त खड़े खड़े उसकी जान चली गई। उस वक्त नहीं, वो उस दर्द में कई घंटे, 1 हफ्ता वो उस पानी में खड़ी रही है और दर्द में एक्सक्रूशिएटिंग पेन। और ये नहीं कि वो पागल हो जाए और वो और इंसानों को नुकसान दे, खास तौर पे क्योंकि किसी इंसान ने उसके साथ ये किया था। एंड देन फाइनली आफ्टर अ वीक इट डाइड।
रस्सियों में जकड़ी हुई और पूरी दुनिया में इस पर एहतजाज किया जा रहा है। हम इंसानों को क्या हो गया और फिर हम कहते हैं कि हम पे आजमाइशें आ रही हैं। प्लीज़ ज़रा गौर कीजिए अपने रवैयों करें। We'll see you tomorrow, इंशाल्लाह।